वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज आप क्लास देख रहे हो। 9 मार्च का टाइम है, डेट है आज। आप 9 मार्च 2026। तो इंडिया वालों ने वर्ल्ड कप जीत लिया है T20 का। अब ये आपके लिए वर्ल्ड कप है पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंटीग्रेटेड कोर्स है। ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं। एम्स हो, IIT हो, NIT हो, KVS हो, आइसर हो, या आपका कोई और ऐसा एग्जामिनेशन हो जिसके अंदर CCS रूल्स, एकेडमिक रूल्स एंड सर्विस रेगुलेशंस की क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो डेफिनेटली ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो इंटीग्रेटेड CCS रूल्स का जो कोर्स है बच्चों, क्लास नंबर 2 है, आज आपको करवाने वाले हैं। तो क्लास नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि 6 मंथ का जो इंटीग्रेटेड हम कोर्स रखते थे डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए, वो हमने ऑलरेडी अब स्टॉप कर दिया है। अब आगे से 6 मंथ के रजिस्ट्रेशन आपको मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगे। इसकी वजह बच्चों के क्वेश्चंस रहे हैं, बच्चों की क्वेरीज रही हैं। उनको लगता है कि 6 मंथ का जो कोर्स का फीस है वो ज़्यादा है। बाकी जिन बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है ऑलरेडी, उनको नहीं लगता कि ये ज़्यादा है, क्योंकि चाहे उन्होंने एम्स CRE का पेपर दिया हो, या उन्होंने NIT जालंधर का पेपर दिया हो, या नेटर चंडीगढ़ का पेपर दिया हो, या आज की डेट में आइसर सुपरिंटेंडेंट का पेपर देने वाले हों, या कोई और पेपर देने वाले हों, क्योंकि उनका कोर्स एक रीजनेबल रेट में 6 मंथ के लिए काम करता है। 999 रुपीज में 6 मंथ के लिए काम करता था उनका कोर्स। तो जितने भी लिमिटेड हमारे मेंबर्स हैं जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, उनकी वैलिडिटी 6 मंथ रहेगी। बाकी आने वाले टाइम में कोई भी एग्जाम आएगा, चाहे CRE आए, उसके लिए अलग से कोर्स आपको लॉन्च मिलेगा। आइसर सुपरिटेंडेंट का पेपर है, अगर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पेपर है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर है, तो हर एक पोस्ट के लिए आपको डिफरेंट है जो कोर्स हम लॉन्च करेंगे वो आपको मिलेगा। ठीक है। फिर बाद में आप कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। जो बच्चे ये बोलते थे कि 6 मंथ का जो कोर्स का फीस है वो ज्यादा है, वो एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि अब उनको ज्यादा लगेगा ये बात। ठीक है, चलो खैर छोड़ो, ये आपका पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल डिसीजन है, जैसे भी आपने करना है। बाकी 6 मंथ के लिए अब और रजिस्ट्रेशन हम नहीं रखेंगे। ठीक है। जितने पुराने मेंबर्स हैं उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उनकी वैलिडिटी एज इट इज काम करेगी जैसा पहले करती है। कोई और क्वेरी है 8307314291 व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे भेज सकते हैं हमें। ठीक है। चलो 2 से 3 मिनट का टाइम आपका वेस्ट कर दिया हम लोगों ने। अब पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस की ऐसी क्लास करेंगे जो आज तक मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे नहीं हुई। आप इस डेट को नोट कर लेना, 9 मार्च 2026। अभी तक कंप्लीट एक बेटर तरीके से CCS का कंडक्ट रूल इतना अच्छे तरीके से आपको नहीं मिला होगा जितना आज मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है? क्योंकि ये इंटीग्रेटेड कोर्स है, और इंटीग्रेटेड कोर्स के अंदर कंटेंट की क्वालिटी है वो आपको बेस्ट मिलने वाली है। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्टिंग कर देते हैं। CCS कंडक्ट रूल 1964 आज आपको पढ़ाएंगे। पहला पॉइंट देखिए, रूल नंबर 1 से है। तो रूल जितने भी थे इसके अंदर 25 रूल थे, और 25 के 25 रूल हम आपको पहले करवा चुके हैं, इनका टाइटल बता चुके हैं। ठीक है। तो टोटल रूल कितने हैं इसके अंदर? तो टोटल रूल आप देखोगे 25। वैसे सीरियलिटी में आप देखेंगे तो 32 तक जाएगा आपका नंबर। सीरियल में कितना है? 32 तक है। और ये एज ऑन डेट बात कर रहे हैं, कल को कोई अमेंड होता है तो इस वीडियो पे आप ये क्लेम मत करना कि सर आपने उस टाइम पे वीडियो में ऐसे बताया था। ठीक है। तो आज की डेट तक अप टू डेट डाटा है जो हम बात करने वाले हैं, फैक्ट के साथ बात करेंगे। तो देखो क्या है, रूल नंबर 1 सिंपली आपको बताता है कि आपके रेगुलेशंस कब स्टार्ट हुए, क्या उनका टाइटल है, किस किस पर वो एप्लीकेबल है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इनको सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964 बोला जाता है। तो इसका एक सिंपल सा मतलब आपने निकालना है, ये सेंट्रल सिविल सर्विसेज, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है CCS, जो हम बार बार बोलते हैं आपको CCS रूल, उसका मतलब ये है। ठीक है। और ये भी फुल फॉर्म आपके पेपर में पूछी जा चुकी है। चलो, तो इनको तो रूल को एक तो 1964 बोलते हैं, दूसरा क्या बोला जाता है इनके बारे में कि ये किस पर अप्लाई नहीं होते हैं। अप्लाई होते हैं ये एवरी, सबसे पहले तो आप सुनो अप्लाई किस पर होते हैं। तो अप्लाई होते हैं एवरी सिविलियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट लागू होते हैं, चाहे वो डिफेंस के अंदर काम करता हो। क्योंकि आपको पता है डिफेंस के अंदर मिलिट्री की पोस्टों के अलावा आपका सिविलियन पोस्ट भी होता है,
तो सिविलियन पोस्टों पे जो काम करते हैं उन पर ये आपके रूल्स हैं जो 100% काम करते हैं। ठीक है, चलो किस पर काम नहीं करते हैं ये ज्यादा मुद्दे की बात है। बताइए किस पे काम नहीं करते। तो रेलवे सर्वेंट कोई भी हो, क्योंकि इंडियन का रेलवे एक्ट है, आप याद रख सकते हो अपने जनरल पर्पस के लिए कि 1890 के अंदर एक एक्ट बना रेलवे का, उसको इंडियन रेलवे एक्ट बोलते हैं। उसके सेक्शन 3 के अंदर अगर आप पढ़ोगे तो उसमें रेलवे सर्वेंट के बारे में डेफिनेशन दी हुई है, और उस डेफिनेशन के अंदर अंदर जितने भी रेलवे सर्वेंट हुई, चाहे वो रेलवे के अंदर कोई भी हो काम करने वाला, उस पर ये रूल लागू नहीं होता है। ठीक है, अ पर्सन होल्डिंग अ पोस्ट इन द रेलवे बोर्ड, तो रेलवे बोर्ड के अंदर भी जो काम करता है उस पर भी ये लागू नहीं होता है। ठीक है, रेलवे सर्वेंट पे लागू नहीं होता है, रेलवे बोर्ड पे लागू नहीं होता है। होल्डिंग एनी पोस्ट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द रेलवे बोर्ड और ऑफ द फाइनेंशियल कमिश्नर ऑफ द रेलवेज, रेलवेज की एफसी दैट इज फाइनेंशियल कमिश्नर, कमिश्नर जो फाइनेंस का होता है, या रेलवे बोर्ड के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हैं, चाहे एओ डबल एओ जो भी होते हो, तो अब कोई भी पोस्ट आप होल्ड करते हो उसके अंदर तो भी आप पर ये रूल लागू नहीं होते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस के अगर आप मेंबर हो, ऑल इंडिया सर्विस के अगर आप मेंबर हो तो भी आप पर ये रूल लागू नहीं होते हैं। और हम कौन से रूल की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सीसीएस कंडक्ट रूल 1964, सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, चलो तो 5 मिनट से ज़्यादा का जो है सेशन है हमारा हो चुका है। आप फर्स्ट टाइम अगर व्यूअर हैं तो अपने ओपिनियन जरूर हमें बता के जाने हैं आप लोगों ने। रूल नंबर 2 क्या है? तो देखो रूल्स तो हमने आपको सारे बताए हुए हैं, अगर आपको कोई डाउट रह जाता है ना तो पहली क्लास जरूर देखनी है आपने। और पहली क्लास के जो मैं बच्चों में इंटरेस्ट देख रहा हूँ वो कोई खास नहीं है, और हो सकता है सेकंड के बाद भी खास ना रहे, क्योंकि हमें पता है इंटरेस्ट बच्चों का कब आता है। बच्चों का इंटरेस्ट आएगा अब जितने भी बच्चे आईसर तिरुपति के लिए पढ़ रहे हैं, जितने भी बच्चे विश्वेश्वरैया एनआईटी नागपुर के लिए पढ़ रहे हैं, उनको लगता है जब तक एग्जाम डेट नहीं आएगी तब तक तो तुम्हारा पढ़ने का मतलब बनता ही नहीं, तब तक तो तुम्हारे साथ जो इनजस्टिस होता है, अन्याय होता है ना। आप तब पढ़ना शुरू करोगे जब आपको एग्जाम डेट मिल जाएगी, और फिर आपको क्लासे चाहिए, बैक टू बैक क्लासे चाहिए, मैराथन चाहिए, 50 मैराथन चाहिए फिर आपको, है ना। तो 50 तो बच्चों में पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो पढ़ाई का एक अपना फॉर्मेट होता है कि आप डेली अगर स्टडी करोगे तो ही सक्सेस की तरफ आप जा सकते हैं, और नहीं तो हर बार ऐसा होगा एमसीआरई आएगा जाएगा, आप पढ़ते रहेंगे, कोर्स लेते रहेंगे, जाते रहेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस करो अपनी तरफ भी। डेफिनेशंस में गवर्नमेंट के बारे में पूछा जाए तो गवर्नमेंट का रूल के अंदर कहीं भी गवर्नमेंट लिखा है उसका सीधा मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट किसको बोलते हैं? तो कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी ऐसा पर्सन जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है किसी सिविल पोस्ट के लिए, जो आपके यूनियन में काम करते हैं। यूनियन 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 वाली यूनियन नहीं, इस यूनियन का मतलब होता है संघ। ठीक है, संघ, और इस संघ का मतलब होता है सेंट्रल। ठीक है, बोलते हैं ना हम सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंटर का मतलब ही यूनियन है। चलो, तो अगर कोई भी काम करता है, कोई भी सिविलियन, अब ये देखो ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, अगर कोई एम्प्लॉय सिविलियन भी है चाहे, लेकिन वो डिफेंस सर्विस के अंदर काम करता है तो भी वो गवर्नमेंट सर्वेंट है और इस दायरे में आता है कंडक्ट रूल के। चलो, मेंबर ऑफ फैमिली की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए पढ़ना। तो देखो बहुत कुछ लिखा है इसके अंदर, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं लिखा है, तो पूरा का पूरा आप पढ़ लेना, समझाने के लिए हम बैठे हैं। वाइफ हो या हस्बैंड हो, मेंबर ऑफ फैमिली काउंट होते हैं। सन हो या डॉटर हो, मेंबर ऑफ फैमिली काउंट होते हैं। स्टेप सन हो, स्टेप डॉटर भी हो, जो पूरी तरह डिपेंडेंट है आप पर, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और आपके ऊपर आपके स्टेप सन और स्टेप डॉटर अगर पूरी तरह से डिपेंडेंट है तो वो भी मेंबर ऑफ द फैमिली काउंट होंगे। और कोई ऐसा आदमी जो ब्लड के रिलेशन से या मैरिज के रिलेशन से गवर्नमेंट सर्वेंट से संबंधित है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट की वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो या पूरी तरह से कोई भी डिपेंडेंट हो, तो ये थर्ड लाइन के अंदर हमने क्लियर कर दिया कि उसको मेंबर ऑफ द फैमिली हम बोलेंगे। ठीक है, तो अब आपने पढ़ना है, हमने टिक लगाना है। तो मेंबर ऑफ द फैमिली कौन होगा बच्चों? स्पाउस होगा, हस्बैंड या वाइफ। सन या डॉटर भी होगा, लेकिन उसके अंदर स्टेप सन भी होगा और स्टेप डॉटर भी होने वाला है। ठीक है, स्टेप सन भी होगा और स्टेप डॉटर भी होने वाला है। इसके अलावा
अगर कोई ब्लड से या मैरिज के रिलेशन से गवर्नमेंट सर्वेंट के दायरे में आता है, रिलेशन में आता है, ठीक है, उनसे रिलेटेड है वो, भाई या तो ब्लड ब्लड का रिलेशन क्या होता है, उनके जो मेंबर्स हुए ना फैमिली के ब्लड मेंबर्स, और दूसरा क्या है, दूसरा है कि हस्बैंड वाइफ, तीसरा क्या है पूरी तरह से कोई डिपेंडेंट है, तो वो उनका मेंबर ऑफ द फैमिली उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यही पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। आगे कंटिन्यू करने से पहले आपको बताना चाहेंगे इंटीग्रेटेड कोर्स है डिफरेंट एग्जामिनेशंस में जहाँ भी आपने अप्रोच रखनी है, चाहे एनआईटी का एग्ज़ाम, चाहे आईआईटी का एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये रामबाण क्लासेस हैं जो मील का पत्थर साबित होंगे आपके लिए। ठीक है, एक माइलस्टोन है, एक रेवोल्यूशन होगी सीसीएस रूल्स के मामले में, बट इस चीज़ को याद रखना आप, ये क्लासेस कुछ टाइम के लिए आपके लिए अवेलेबल होंगे, फिर इनको प्राइवेट कर दिया जाएगा और ये केवल मेंबर्स के लिए अवेलेबल होने वाली है। ठीक है, तो जितने भी इस कोर्स से जुड़े हुए मेंबर्स हैं उनके लिए ये अवेलेबल होंगी, आज की डेट में फ्रीली अवेलेबल है, तो आप बेनिफिट उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। चलो देखो बच्चों, इसके बाद आपके मन में सवाल जरूर आएगा कि मेंबर ऑफ द फैमिली सर आपने बता दिया, ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो मेंबर ऑफ द फैमिली में काउंट नहीं होगी। तो सीसीएस रूल्स कंडक्ट का जो 1964 का रूल्स है, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे तो मेंबर ऑफ द फैमिली कौन नहीं होता वो पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो नॉट अ फैमिली मेंबर, तो कोई हस्बैंड वाइफ, हमने केस बता दिया आपको, हस्बैंड वाइफ होते हैं, बट आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा कि अगर वो सेपरेटेड हैं, जुडिशली सेपरेटेड हैं, कोई डिक्री उनकी साइन हुई है या कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा उनका जो सेपरेशन हुआ है, तो वो फैमिली मेंबर नहीं होते। ठीक है, इसीलिए हमने सेपरेटेड को रेड मार्क कर दिया है कि आपने इसको ध्यान रखना है कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ है और वो सेपरेटेड है तो वो फैमिली मेंबर नहीं होगा। कोई भी बच्चा या स्टेप चाइल्ड, चाइल्ड या स्टेप चाइल्ड हु इज नो लॉन्गर इन एनी वे डिपेंडेंट, जो किसी वजह से अब डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि कुल मिला के उनकी जो कस्टडी है, उनका जो डिपेंडेंसी है वो गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर नहीं है, तो वो फैमिली मेंबर नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो फैमिली मेंबर तभी माना जाएगा जब आपके ऊपर कोई होली डिपेंडेंट होता है। ठीक है, इसलिए आपने ये चीज़ याद रखनी। आगे चल देते हैं। रूल नंबर थर्ड में जनरली हमने आपको बताया, सारे पॉइंट्स जनरल बताए जाते हैं। ठीक है, हर एक गवर्नमेंट सर्वेंट हर एक टाइम पे क्या रूल फॉलो करना होता है वो आपको पढ़ना होगा। ये सारी अच्छी बातें हैं, जैसे अगर आपको बोले कि अगर आपको एक अच्छा आदमी बनना है तो कौन कौन सी चीज़ें अपनानी है, वैसे ही एक गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए वो सारी अच्छी बातें लिखी जाती है, इसीलिए उनको गुड कंडक्ट बोलते हैं, यानी कि डूज वाली चीज़ें होती हैं, ऐसा करने को बोला जाता है। और दैट इज नॉट डूज, दैट इज डोंट्स, वो नहीं करना। जो डोंट्स है वो भी हम बताएंगे, अब डूज देख लेते हैं पहले। सबसे पहले देखो, मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी बनानी होती है हमेशा। ठीक है, डिवोशन टू ड्यूटी रखो, अपने काम के प्रति समर्पित रहो, जो काम आपको दिया गया है वो अच्छे से करो। डू नथिंग दैट इज बिकमिंग, दैट इज अनबिकमिंग ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, कुछ भी ऐसा मत करो जिसकी वजह से कुछ ऐसा गलत हो। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं करना जिसकी वजह से आप सही प्रूव ना हो पाओ। कमिट हिमसेल्फ टू अपहोल्ड द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू, भारत के लोकतंत्र की, भारत की डेमोक्रेसी की, भारत के संविधान की सुप्रीमेसी को बरकरार रखना आपकी जिम्मेदारी है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, ये अपने आप को कमिट करना होता है। सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को बरकरार रखना है, डिफेंड करना है, पब्लिक ऑर्डर बना के रखना है, डिसेंटी बना के रखनी है, मॉरलिटी बना के रखनी है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आपको पता लगी। उसके बाद आप देखोगे एथिकल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखना है, हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट नहीं करोगे। फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी बना के रखोगे जब आप काम करोगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, प्रमोट करना है प्रिंसिपल्स ऑफ मेरिट को। ठीक है, जो लायक है, जो एज पर रूल है वो आप करोगे, ऐसा बोला गया है। मेंटेन अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, आपका जो काम है उसको जिम्मेदारी से करोगे और पारदर्शिता के साथ में करोगे। ठीक है बच्चों, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी बना के रखनी है, रिस्पॉन्सिवनेस बना के रखना है, कर्टसी एंड गुड बिहेवियर बना के रखना है पब्लिक के साथ में। मिसयूज नहीं करना है अपनी पोजीशन को, अगर आप एक सिविल सर्वेंट हो, ठीक है, तो आपने पोजीशन को बिल्कुल भी मिसयूज नहीं करना है, कुछ भी ऐसा करने से बचना है। रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विच इज और मे बी कॉन्ट्रेरी टू एनी लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखो इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये स्टेटमेंट आपको दिखाई जाएंगी, यही स्टेटमेंट होंगी, एज इट इज स्टेटमेंट होंगी। ठीक है बच्चों, और जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो स्टेटमेंट देख के आपको पता लग जाएगा कौन सी चीजें हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए।
तो ऐसा कुछ भी करने से दूर रहना है जो अच्छा नहीं होगा। कॉन्फिडेंशियलिटी बना के रखनी है जब आप ऑफिशियल ड्यूटीज करो। कुछ ऐसे कॉन्फिडेंशियल वर्क है, काम है, जिसके प्रति आपने अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी को बना के रखना है, ठीक है, एज पर लॉ जो भी रिक्वायर्ड है, ताकि सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया बरकरार रहे, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट बरकरार रहे, सिक्योरिटी ऑफ द यूनियन टेरिटरी बरकरार रहे। तो जितने भी ऐसे लॉज हैं टाइम बिंग आपके जो इन्फोर्स होते हैं, उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी बनाने के लिए बोला गया है, ठीक है। ये रूल नंबर 2 के अंदर था। अब देखो एक सवाल आ जाता है क्या नहीं करना। तो ये जितने भी चीजें करने वाली बताई हमने आपको, इनको नेगेटिव अप्रोच में बना के रख दो तो ये नहीं करना, ठीक है, इसलिए हमने अलग से नहीं लिखा है। 3A 3B 3C बहुत अच्छे से समझ लेना आप। हर बार हमने आपको बताया, लास्ट क्लास में भी बताया है कि ये आपको बिल्कुल रट लेना। प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी, इसका मतलब होता है अपने जो आचार विचार है बातचीत करते टाइम, अपने पब्लिक डीलिंग के वर्क में, अपने ऑफिशियल डीलिंग के वर्क में आपने कर्टसी बना के रखनी है, प्यार से बात करनी है। प्यार से का मतलब एक जो भाव होता है दैट इज विनम्रता, कटसी। तो कटसी के साथ में बात करना है। 3B क्या बोला जाता है? 3B कहता है कि जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी है, उनको ऑब्जर्व करना आपकी जिम्मेदारी है। और रूल 3C क्या कहता है? रूल 3C कहता है, जिसको कहता है आपका पॉश एक्ट। पॉश कौन सा होता है? POSH। इसके बारे में सेपरेटली हम बात करेंगे। जितने भी बच्चे आईसर तिरुपति के लिए प्रिपरेशन करते हैं, उनका पूरा का पूरा पॉश का एक्ट है उनके सिलेबस में, और पॉश के एक्ट की जो क्लास है वो नेक्स्ट क्लास होने वाली है इसके बाद में, ठीक है। तो उसमें प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट को ही बताया गया है, उसी की फुल फॉर्म है। 2013 के अंदर वो एक्ट आया था। तो उस एक्ट के अंदर जितना भी है उसका ब्रीफली आपको 3C के अंदर देखने को मिलता है, CCS कंडक्ट रूल में, ठीक है। क्या क्या देखने को मिलता है? बेसिकली सेक्सुअल हरासमेंट को प्रोहिबिशन की बात की जाती है इसके अंदर, कि जो भी वर्किंग विमेन है उनके कार्यस्थल पर वर्किंग विमेन्स का जो वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट होता है उसको रोकना। रूल नंबर 3C कहता है CCS कंडक्ट रूल का। अब रोकना, रोकना तो तब जब आपको पता होगा व्हाट इज सेक्सुअल हरासमेंट। तो सेक्सुअल हरासमेंट होता क्या है ये पढ़ेंगे हम सबसे पहले। तो देखो सेक्सुअल हरासमेंट में क्या आता है? कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट या एडवांसेस हो, कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट अगर है तो वो सेक्सुअल हरासमेंट है। डिमांड या रिक्वेस्ट है सेक्सुअल फेवर की तो भी आपका सेक्सुअल हरासमेंट है। कोई सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, कोई गंदे इशारे करता है, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, तो वो भी सेक्सुअल हरासमेंट आता है। शोइंग पोर्नोग्राफी होता है तो ये भी हरासमेंट में ही आता है। अगर वर्किंग वुमेन जो एक वर्क प्लेस पे काम करते हैं उनको ये सारी चीजें आप मिसबिहेव करोगे तो ये सारा सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर दायर होता है। एनी अदर अनवेलकम, कुछ भी ऐसा जो अनवेलकम है, फिजिकल हो, वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, वो सब आपका सेक्सुअल नेचर का जितना भी ये है उसको सेक्सुअल हरासमेंट बोला जाता है। तो सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में हमने आपको बताया, पूरा का पूरा एक्ट है जो बनाया गया है जिसको पॉश एक्ट बोलते हैं। पॉश POSH 2013 के अंदर ये एक्ट इन्फोर्स हुआ था। तो डेफिनेटली बात करेंगे, लेकिन पॉश एक्ट के अंदर बात करेंगे। तिरुपति वाले बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेबस ऑन टाइम हम कराएंगे, ठीक है। और जितने भी KVS वाले बच्चे हैं ASO के लिए, उनका तो एग्जाम इसी मंथ के एंड में होने वाला है, तो डेफिनेटली उनको सॉर्टेड वीडियोस हम बता देंगे, उनको पढ़ना है आप लोगों ने। रूल नंबर 4 क्या कहता है ये हम आपको बता चुके हैं, कि अपने जो नियर रिश्तेदार हैं, एम्प्लॉयज हैं, आपके नियर रिलेटिव्स हैं, उनको कंपनीज या फर्म में, जिस कंपनी या फर्म के आप मान लो कोई मेंबर हो, चेयरमैन हो, आपको बनाया गया है, आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो आप उस पोजीशन का मिसयूज नहीं करेंगे, ऐसा बोला गया, ठीक है। उस चीज का मिसयूज नहीं करना है। रूल नंबर 5 क्या बोलता है? पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस में भाग नहीं लेना है। ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट, तो गवर्नमेंट सर्वेंट को कोई भी एसोसिएशन जो ज्वाइन कर रहा है उसकी परमिशन की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन सी चीजों में परमिशन चाहिए, कौन कौन सी चीजों में परमिशन नहीं चाहिए, इसके अंदर ये बात की जाती है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट आ जाता है डेमोन्स्ट्रेशंस का एंड स्ट्राइक्स का। क्या होता है डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक? कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय engage himself or participate in any demonstration which is prejudicial to the interest to the sovereignty and integrity of India। कुछ भी जो भारत की एकता और अखंडता को खराब करे, अगर इस तरह का कोई भी धरना प्रदर्शन है, रोष प्रदर्शन है, अगर किया जाता है तो वो आपका अलाउ नहीं है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट shall resort to or in any way abet any form of strike,
किसी भी तरह के स्ट्राइक से, कोर्शन से वो अपने आप को दूर रखेगा, फिजिकल ड्यूरेस से दूर रखेगा, कि जिसकी वजह से उसकी जो सर्विस है या किसी अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सर्विस है वो खराब होती है। तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना है, उससे दूर रहना है गवर्नमेंट सर्वेंट को। चलो बच्चों अगले पॉइंट पे चलते हैं। रूल नंबर 8 आपको पढ़ा देते हैं, जिसमें प्रेस एंड अदर मीडिया के साथ में कम्युनिकेशन की बात है। तो ये सारा का सारा आपको दिखाई दे रहा है, आप पढ़ लोगे। बट बताने वाली जो चीज है वो यही है कि कुछ भी ऐसा काम जो एडिटिंग का हो, मैनेजमेंट का हो, न्यूज़पेपर का हो, पीरियोडिकल्स का हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो, बिना परमिशन के आप नहीं कर पाओगे। तो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज उनको हिदायत दी जाती है कि कोई भी पब्लिकेशन का वर्क है, पीरियोडिकल पब्लिकेशन का वर्क है, मैनेजमेंट का वर्क है, न्यूज़पेपर का वर्क है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का वर्क है, बिना सेंक्शन के पॉसिबल नहीं। दूसरी बात में बताया गया है कि अगर वो अपने खुद के व्यूज एक्सप्रेस करता है तो कर सकता है, बट वो ये ना कहे कि ये गवर्नमेंट के व्यूज हैं। तो कुल मिला के ये हुआ कि वो अपनी बुक पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट, और पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं पब्लिक मीडिया में, हर समय कर सकते हैं। बट ये उनको क्लियर कर देना है कि जो उनके व्यूज एक्सप्रेस किए हैं वो उनके खुद के व्यूज हैं, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के। ये भी बताया गया है। अब इसमें एक चीज याद रखो आप कि भाई बुक पब्लिशिंग का तो बोल दिया इन्होंने कि ऐसे नहीं करना। तो क्या है, नोट में हमने लिखा है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज पब्लिश अ बुक और पार्टिसिपेट इन अ पब्लिक मीडिया। ठीक है, ड्यूटीज का वहन करते हुए, अपनी ड्यूटी कंप्लीट करते हुए, ऑफिशियल ड्यूटी, वो बुक पब्लिश करा सकता है और पार्टिसिपेट कर सकता है पब्लिक मीडिया में। बट मेक इट क्लियर दैट व्यूज एक्सप्रेस बाय हिम और हर आर हिज हर ऑन एंड नोट दैट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं होंगे, ये समझाने की कोशिश हम आपको करते हैं। चल, रूल नंबर 9 में है सरकार की आप आलोचना नहीं करेंगे, क्रिटिक नहीं करेंगे गवर्नमेंट का, दैट इज क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट। रूल नंबर 10 के अंदर आपसे बात की जाती है एविडेंसेस की बिफोर द कमेटी या किसी अथॉरिटी। कोई कमेटी बनी है, कोई अथॉरिटी बनी है, चाहे वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हो, चाहे अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो, अगर उसके अंदर आपको कोई एविडेंस प्रोवाइड करने हैं तो उससे संबंधित रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं वो हमने आपके लिए नोट में स्पेशली लिखे हुए हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 9 आपका हो गया बच्चों, रूल नंबर 10 आपका हो गया। अब ये नोट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखो। कैसे याद रखना है, जितने भी एविडेंसेस आप इंक्वायरी में दोगे किसी अथॉरिटी अपॉइंटेड के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, पार्लियामेंट में दोगे, स्टेट लेजिस्लेचर में दोगे, वो क्या है आप दे सकते हैं। एविडेंस गिवन इन एनी जुडिशियल इंक्वायरी आप दे सकते हैं। एविडेंस इज गिवन एट एनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑर्डर्ड बाय अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द कैंडिडेट, तो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, कुल मिला के यही है कि जो रूल 10 के अंदर चीजें हैं वो ये है। समझ आया आपको? चलो, रूल नंबर 11 बोलता है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के बारे में। और देखो इस बात को याद रखना बच्चों, ये क्लास बिल्कुल भी व्यूज के लिए नहीं है, बिल्कुल भी टाइम वॉच के लिए नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता, अभी आप देख चुके हो 15 स्लाइड्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। 15 स्लाइड के लिए मिनिमम अगर आप देखो, मिनिमम हम आपको बताते हैं 1 घंटा हम लगा सकते हैं। ठीक है, बट टाइम आपका भी प्रीशियस है, हमारा भी प्रीशियस है, हम लॉन्ग नहीं बनाएंगे किसी भी चीज को अननेसेसरीली। तो पॉइंट पे बात करते हैं, रूल नंबर 11 की बात करेंगे, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शैल इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी इन गुड फेथ कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू अ पर्सन इन अकॉर्डेंस विद द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। और 2005 के अंदर जो ये एक्ट आया था उसका नंबर था 22, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा जाता है 22 ऑफ 2005। आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपसे परस्यू करता है, मांगता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन अगर वो अवेल करना चाहता है तो वो कर सकता है, आप दोगे उन इंफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है उसको आप आरटीआई में दे सकते हो, भाई बंधु में नहीं दे सकते। ये बोला है कि गुड फेथ में नहीं देना। कब देना है, जब आपसे आरटीआई के बिहाफ पे ये चीज मांगी जाए तो ही आप ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को कन्वे कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शंस, ये क्या होता है? सब्सक्रिप्शंस मतलब होता है एक तरह का चंदा, एक तरह का कॉन्ट्री, एक तरह का फंड, एक तरह का कैश में कोई कलेक्शन। ऐसा आप नहीं करोगे, बस इसके अंदर यही है। तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट बिना किसी प्रियर अप्रूवल के, प्रियर सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट के ऐसा काम नहीं कर सकता कि भाई मैं तो कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं इसके लिए, मैं तो फंड रेज कर रहा हूं इसके लिए, मैं तो कलेक्शन कर रहा हूं कैश में इस चीज के लिए। तो ये नहीं अलाउड होता है सब्सक्रिप्शन, रूल नंबर 12 के अंदर। 12 रूल आपके करा दिए हैं, तो उम्मीद है हम कह सकते हैं कि आपकी आधी क्लास हमने करा दी। ठीक है,
अब क्लास आपकी तब कंटिन्यू कराएंगे आगे जब आप वीडियो को लाइक करोगे, ठीक है, और वो देख के हमें पता लग जाएगा। अब वीडियो तो ये प्री रिकॉर्डेड है, लाइव तो है नहीं, लेकिन एग्जैक्टली दिस टाइम हम देखेंगे कि क्या व्यूज में जो बच्चे हैं जितने भी चैनल पे चैनल को व्यू कर रहे हैं क्या उनके लाइक्स हैं। अब आप मान के चलना अगर किसी वीडियोस को 20,000 बच्चे देखते हैं, 20,000 में से मान के चलना 500 बच्चे ही उसको लाइक करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा लाइक नहीं होते। तो लाइक का और व्यूज का जो रेशो है वो एक अच्छा होना चाहिए, इससे पता लगता है कंटेंट अच्छा है। खैर ये आपकी ओपिनियन है, आपका डिसीजन है। चलो रूल नंबर 13 की बात करेंगे, गिफ्ट की बात करें। किसी भी ओकेजन पर, चाहे वेडिंग हो, चाहे एनिवर्सरी हो, चाहे फ्यूनरल हो या कोई रिलीजियस फंक्शन हो, ठीक है, नियर फ्रेंड होंगे या आपके पर्सनल फ्रेंड होंगे जिनसे आपकी कोई ऑफिशियल डीलिंग नहीं है, आप उनसे गिफ्ट ले सकते हैं, लेकिन उसका दायरा है वो हम बता देते हैं। कितना गिफ्ट ले सकते हैं? 25,000 रुपये आप ले सकते हो। ग्रुप ए के पोस्ट के एम्प्लॉय अगर आप हो तो 25,000 रुपये तक का गिफ्ट आप ले सकते हो, दे सकते हो। 15,000 रुपये का आप गिफ्ट ले सकते हो। ग्रुप बी पोस्ट अगर आप होल्ड करते हैं, सी अगर आप होल्ड करते हैं तो 7,500 रुपये का होल्ड कर सकते हैं। बट ये पता है कंडीशन कब है? जब या तो वेडिंग हो या एनिवर्सरी हो या फ्यूनरल हो या कोई रिलीजियस फंक्शन हो, 4 चीजों में ये काम याद रखना है आपने। इस लिमिट से ज्यादा अगर आप चले जाओगे तो आपको परमिशन चाहिए होगी, ठीक है। अब एक दूसरी लिमिट हम बताने वाले हैं जिसके बाद आपको परमिशन चाहिए ही चाहिए होगी। ये क्या है? ये है कि जो ऊपर वाले केस थे भाई, ना तो शादी है, ना एनिवर्सरी है, ना फ्यूनरल है, ना रिलीजियस फंक्शन है, बस ऐसे ही है, बर्थडे है मान लो, आप वहां पे गिफ्ट करना चाह रहे हो, तो उसमें साफ साफ लिखा है अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो तो आप गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करोगे विदाउट सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। अगर उस गिफ्ट की वैल्यू, आप ए क्लास ऑफिसर हैं, आप बी क्लास ऑफिसर हैं, और उस गिफ्ट की वैल्यू 5,000 से ऊपर चले जाती है तो आपको परमिशन चाहिए। अब ए बी तो है नहीं, आप ग्रुप सी के अंदर आते हैं, ग्रुप डी के अंदर आते हैं, तो 2,000 रुपये से ऊपर अगर उस गिफ्ट की वैल्यू जो चली जाती है तो आपको प्रायर सैंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट से गिफ्ट को लेने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन दो तरीके से आएगा। अब आपको याद रखना है सर कहाँ पे 5,000 2,000 रहेगा, कहाँ पे 7,500 15,000 और 25,000 रहेगा। 7,500 15,000 और 25,000 की कंडीशन केवल 4 केसों में हमने आपको बताई है, वेडिंग, एनिवर्सरी, फ्यूनरल और रिलीजियस फंक्शन के टाइम पे, ठीक है। और जो ये 5,000 2,000 वाली कंडीशन है ये हमने बताई है कि उन चारों के चारों केसों को छोड़कर अगर और कोई ऐसा केस होता है तो इससे ज्यादा का गिफ्ट आप अवेल नहीं कर सकते, ये आप नहीं ले सकते। इससे ज्यादा का ले सकते हो, बट देखो बच्चों अब हम पहुंच चुके हैं रूल नंबर 13A के अंदर, जिसके अंदर हम डोरी के बारे में पढ़ते हैं। डोरी होता है दहेज, और दहेज को प्रोहिबिट करने के लिए एक्ट आया था 1961 के अंदर, और 28वां एक्ट था 1961 के अंदर। 28th एक्ट इज डोरी प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक है, 1961। पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन इन ऑनर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, ये रूल नंबर 14 के अंदर बताई गई बात है। तो देखो रूल नंबर 13A के अंदर डोरी के अंदर बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, बस यही है कि डोरी का प्रोहिबिशन होता है। और आपके पेपर में भी सवाल आएगा तो केवल यही आएगा कि डोरी प्रोहिबिशन जो है वो किस रूल के अंदर बताया गया है, सीसीएस कंडक्ट रूल में। तो आपने बताना है रूल नंबर 13A, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन इन ऑनर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, अच्छा किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के ऑनर में आप कोई डेमोन्स्ट्रेशन निकालते हो तो उसमें क्या कंडीशन है? तो कोई भी कम्प्लीमेंट्री या वैलेंडिक्टरी एड्रेस हो या एक्सेप्ट करते हो एनी टेस्टिमोनियल टू और अटेंड एनी मीटिंग और इंटरटेनमेंट हेल्ड इज ऑनर और इन द ऑनर ऑफ एनी गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। तो ये कंडीशन है जिसके बारे में बताया गया है पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन के मामले में। क्लियर हो गया? चल, प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है कि कोई भी, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो प्राइवेट ट्रेड एम्प्लॉयमेंट तो आपके लिए अलाउड नहीं है, ठीक है। अब अलाउड जो चीजें हैं उसमें परमिशन की जरूरत पड़ेगी, और परमिशन की जरूरत पड़ेगी वो आपके पेपर में पूछा जाता है। तो अगर आपसे कोई सोशल या चैरिटेबल नेचर का ऑनररी वर्क कराना होगा ना तो परमिशन आपको चाहिए होगी। कोई लिटरेरी, आर्टिस्टिक या साइंटिफिक कैरेक्टर का आपने काम कराना है तो परमिशन चाहिए होगी। पार्टिसिपेट करना है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में एक एमेच्योर के तौर पर तो भी आपको परमिशन या सैंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन एंड मैनेजमेंट, चाहे लिटरेरी काम हो, साइंटिफिक हो, चैरिटेबल सोसाइटी का हो,
तो उसके अंदर अगर आपने टेक पार्ट करना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और सोसाइटीज का आपको पता होना चाहिए कि सोसाइटीज का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 1860 के एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट दैट इज 1860। तो उसमें क्या करना है, उसके लिए भी परमिशन या सैंक्शन की जरूरत आप लोगों को पड़ जाती है। अब आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर काम करना चाहते हो, चाहे आप उसको रजिस्ट्रेशन में कोई हेल्प कराते हो या प्रमोशन में कराते हो या उसके मैनेजमेंट में कोई भी काम करते हो, भले ही आप इलेक्टिव ऑफिस में इन्वॉल्व ना हो, फिर भी क्या करना है, आप उसमें टेक पार्ट अगर करते हो तो आपको प्रायर परमिशन और सैंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो बच्चों हमने बहुत ज्यादा चीजें नहीं बताई हैं आपको, 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट, 4 नंबर पॉइंट और कोऑपरेटिव सोसाइटी का 5। 5 चीजें याद रख लो, आपको पता लग जाएगा कि इनमें आपको परमिशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन तो और भी हैं जिनमें परमिशन की जरूरत पड़ेगी, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनमें परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो हम मॉक के अंदर कुछ क्वेश्चंस रखेंगे, तभी तो आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगी। चलो, रूल नंबर 15 के अंदर पढ़ेंगे सब लेटिंग एंड वैकेशन ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन। कि भाई सरकारी जो मकान है, जो सरकारी रेजिडेंस आपको दिया जाता है, उस रेजिडेंस को आप सबलेट नहीं करोगे, किराए पर नहीं दोगे। ठीक है। अगर आप रिजाइन करते हो या सुपरएनुएट होते हो तो किस तरह से वैकेट करना है, क्या नहीं करना है, ये सब बताया गया है इसके अंदर। इन्वेस्टमेंट, लैंडिंग एंड बोरोइंग, रूल नंबर 16 के अंदर बात की जाती है इन्वेस्टमेंट, लैंडिंग एंड बोरोइंग के बारे में। ठीक है। रूल नंबर 16 के अंदर चल, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, स्पेकुलेट नहीं करेगा किसी स्टॉक में, शेयर में या अदर इन्वेस्टमेंट। ये क्या है, इसका मतलब हम आपको समझाते हैं। स्टॉक, शेयर या अदर इन्वेस्टमेंट। अब मान लो ग्रो ऐप चलाते हो आप लोग, किसी और ऐप के थ्रू आप शेयर्स पे काम करते हो, तो स्पेकुलेट वाला काम नहीं करना आपने। यहां पे स्पेकुलेट से मतलब है कि रैंडमली आप परचेज कर रहे हो, फटाक से आप बेचने लग रहे हो, तो क्या कर रहे हो, आप स्पेकुलेशन कर रहे हो ना, कि ये स्टॉक मैंने आज खरीदा, ये कल बढ़ के इतने हो जाएगा और जब हो जाएगा तो मैं इसको सेल कर दूंगा, फिर मैं परचेज कर लूंगा। तो इस तरह का स्पेकुलेशन नहीं कर रहा। अगर आपने कहीं पे स्टॉक में, शेयर में या इन्वेस्टमेंट में पैसे लगाने हैं तो वो ऐसे नहीं होने चाहिए शॉर्ट टाइम के लिए, आज लगाया कल निकाल लिया, परसों लगाया तरसों निकाल लिया, ऐसे नहीं करोगे आप। ठीक है। अब जैसे एनपीएस है, अब एनपीएस भी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का इसी तरह का है कि हमारे जो पैसे हैं वो भी हम इन्वेस्टमेंट में के तौर पे हम यूज करते हैं, बट उसका एक टाइम है और टाइम भी वो बहुत ज्यादा है। अगर इसी तरह की आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप कर सकते हो, बट स्पेकुलेट वर्ड हमने इसीलिए डार्क किया है, आपको पता लगे स्पेकुलेशन का मतलब क्या है। स्पेकुलेशन का मतलब ये होता है जो मार्केट के बेस पे चलता है, आज कल परसों, 2 दिन 5 दिन 10 दिन में लिया खरीदा बेचा, ऐसा नहीं करना। तो वो हो जाएगा आपका एक तरह से रूल 16 के अंडर कंडक्ट रूल में नहीं गिना जाएगा वो, तो मिसकंडक्ट माना जाएगा उसको। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेक कर सकता है किसी, और जो उनके फैमिली के मेंबर्स है ना, वो भी नहीं कर सकते ऐसा काम। जो उनके फैमिली मेंबर है, मेंबर ऑफ द फैमिली आप पूछ नहीं सकते हमसे, क्योंकि हमने शुरू में आपको बताया है। अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो क्लास को रिवर्स करो, पीछे चले जाओ, देख लो कि मेंबर ऑफ द फैमिली कौन होता है। ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो इन्वॉल्व है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, फिक्सेशन ऑफ द प्राइस में, जैसे आईपीओ होता है, आईपीओ की फुल फॉर्म पता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, या होता है फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग शेयर्स के बारे में, जैसे सीपीएससी होते हैं, जितने भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होते हैं। तो भाई ऐसा ना खुद करोगे आप, ना अपने फैमिली के मेंबर को करने दोगे, तो ये चीजें अलाउड नहीं होती रूल 16 के तहत। रूल 17 में आ जाता है इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इंडेटनेस। तो देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए बोला जाता है कि भाई आप ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से आप कर्जे में रहो। ठीक है, आप कर्जे में नहीं रहने चाहिए। तो इसलिए आपने प्राइवेट अफेयर्स हैं, आपके खर्चे हैं, वो उस तरह से मेंटेन करने हैं ताकि आप अवॉइड कर सको इंडेटनेस को और इंसॉल्वेंसी को। तो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल सो मैनेज हिज प्राइवेट अफेयर्स एज टू अवॉइड हैबिचुअल इंडेटनेस और इंसॉल्वेंसी। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट चलेंगे मूवेबल प्रॉपर्टीज के बारे में। मूवेबल प्रॉपर्टी जब भी आपसे पूछी जाएगी तो रूल नंबर 18 याद आ जाना चाहिए आपको, जो हम फॉर्मेट्स भर के देते हैं। सवाल भी आते हैं फॉर्मेट्स भरने की, लास्ट डेट कितनी है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज का ब्यौरा। तो देखो मूवेबल में जो चीज मूव हो जाए, जैसे ज्वेलरी है, पॉलिसी है, एनुअल प्रीमियम है, अगर ये एक्सीड करता है 2 महीने की बेसिक पे से ज्यादा तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी में गिना जाएगा।
ठीक है, सॉरी ये बताने में गलत हो गया, दोबारा से बताएंगे। ज्वेलरी अलग है, इंश्योरेंस पॉलिसी अलग है, लेकिन अगर उस इंश्योरेंस पॉलिसी की जो किस्त है, प्रीमियम है, वो आपकी 2 महीने की बेसिक सैलरी से ज्यादा है ना, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। भाई बेसिक मान लो आपकी 35,400 है लेवल 6 में, और उसके 2 महीने की बेसिक हो जाती है आपकी 70-71 हजार। 70-71 हजार से ज्यादा 72 हजार रुपए की कोई प्रीमियम भरते हो अगर मंथली, तो ये तो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, ये सेविंग तो मानी नहीं जाएगी। ऑल लोन्स, या सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो या एडवांस हो, ये आपके लोन सारे के सारे मूवेबल प्रॉपर्टीज में आते हैं। मूव करने वाली चीजें, मोटर कार, मोटरसाइकिल, हॉर्सेस या कोई और कन्वेंस का तरीका भी आपका मूवेबल प्रॉपर्टी होता है। रेडियो, टीवी, फ्रिज, एवरीथिंग इज मूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा सर, मूवेबल ये है तो इमूवेबल क्या है? तो इमूवेबल भी बता देते हैं। तो रूल 18 यही बताता है आपको क्या मूवेबल, क्या इमूवेबल और क्या वैल्यूएबल। तो हर एक गवर्नमेंट सर्वेंट को अपनी पहली अपॉइंटमेंट पे पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देनी होती है कि भाई उनके पास कितने असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, कितना पैसा लिया हुआ है, कितना पैसा देना है, ठीक है, कितनी वो इमूवेबल प्रॉपर्टीज इनहेरिट करते हैं, विरासत में कितना पैसा मिला है उनको, शेयर, डिवेंचर्स, कैश हैंडलिंग कितनी है, बैंक डिपॉजिट कितना है, कोई और मूवेबल प्रॉपर्टी हो, कोई कर्जे हो, लायबिलिटीज हो, सबका ब्यौरा देना पड़ता है फर्स्ट अपॉइंटमेंट के टाइम पर। बेसिकली ये ए और बी क्लास में तो मोस्ट प्रोमिनेंट होता है, सी और डी में कोई नहीं पूछता इसके बारे में इतना ज्यादा, ठीक है। अब 18A क्या बोलता है? 18A कहता है कि आपने प्रॉपर्टीज को खरीदना है या बेचना है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज को, लेकिन आउटसाइड इंडिया एंड ट्रांजेक्शन विद फॉरेनर्स, तो ये स्ट्रिक्टली विदाउट प्रायर इंफॉर्मेशन या सैंक्शन के अलाउड नहीं है गवर्नमेंट के, कि भाई आप खुद से विदेश में जाओ और प्रॉपर्टी खरीद लो, ये तो अलाउड ही नहीं है बिल्कुल गवर्नमेंट सर्वेंट के केस में, ठीक है। रूल नंबर 19 को पढ़ना बच्चों, विंडिकेशन की बात की जाती है। विंडिकेशन का क्या मतलब है? विंडिकेशन का मतलब होता है डिफेम करना किसी को, किसी की जो इमेज है उसको डाउन करना, ठीक है, जिसको मान हानि बोलते हैं हम लोग। तो विंडिकेशन एक्ट या करेक्टर, तो किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट किसी के जो एक्ट को या करेक्टर को विंडिकेट नहीं करेगा, ठीक है। आप ऐसा कुछ नहीं करोगे जिसकी वजह से कुछ डिफेमेटरी हो जाए, ये चीज आपने याद रखनी। नो गवर्नमेंट सर्वेंट shall enter into or contract a marriage with a person having a spouse living। रूल नंबर 21 है ये। मैरिज एक से ज्यादा नहीं करनी अगर आपके स्पाउस लिविंग है तो। दूसरा, कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स नहीं करना। इसका मतलब है आप ड्यूटी पर हैं और कंजम्पशन करते हैं अगर ऐसे ड्रग्स का या लिक्वर का, तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, कंडक्ट रूल लगेगा, आप पे पेनल्टीज लगेंगी, आप सस्पेंड हो सकते हैं, आपके इंक्रीमेंट्स विदहोल्ड हो सकते हैं, आपकी पोस्ट को, पे स्केल को टाइम बीइंग डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। रूल 22A कहता है आपसे कि अगर कोई 14 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसको आप काम पे नहीं रखोगे। दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, प्रोहिबिशन रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज। सवाल बड़ा सिंपल सा पेपर में आता है कि कितने साल से कम उम्र के बच्चे को काम कराना प्रोहिबिटेड है एज पर CCS कंडक्ट रूल 1964। तो आंसर विल बी लेस देन 14 ईयर। और ये रूल कौन सा है? 22A आपका रूल है, ठीक है। अब क्लास खत्म होने वाली है थोड़ी देर के अंदर, ठीक है, समझना अच्छे से। इंटरप्रिटेशन क्या होता है? इंटरप्रिटेशन मतलब ये होता है अगर कोई चीज, हमने पूरी क्लास ली आपके साथ, अब अगर हम मान लो कोई चीज क्लियर नहीं हुई, कल को कुछ ऐसा आ जाता है जो आपको लगेगा ये तो सर एक्ट में था ही नहीं, मतलब रूल में था ही नहीं, हमने तो पढ़ा नहीं CCS कंडक्ट रूल के अंदर, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, ये बताना चाहते हैं बस हम। आपको इंटरप्रेट करना चाहते हैं कि अगर जो चीज आपको इंटरप्रेट इन रूल्स के माध्यम से नहीं होता है तो द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट शैल बी द फाइनल।
तो गवर्नमेंट का डिसीजन है देयर ऑन, वो फाइनल होगा। डेलीगेशन ऑफ पावर्स का क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट कोई ऑर्डर निकाले, कोई स्पेशल ऑर्डर निकाले, या आपको डायरेक्शन दे, या आपको कोई पावर दे, या आपके किसी एचओडी को पावर दे, तो दे सकता है। दैट इज डेलीगेशन ऑफ पावर्स। एंड डेलीगेशन ऑफ पावर्स इन सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 it comes under the purview of rule number 24। तो 24 नंबर रूल बताता है डेलीगेशन ऑफ पावर्स के बारे में। ठीक है, अब उम्मीद है आप थक गए होंगे क्लास लेते लेते, है ना? पर ये इतनी बड़ी क्लास थी, हमने बहुत शॉर्ट बनाई है बच्चों। बहुत ज़्यादा हम इस पे बात कर सकते थे, धीरे धीरे बात कर सकते थे, स्लोली पढ़ा सकते थे, आपको डाइवर्ट कर सकते थे, तो लॉन्ग हो सकती थी। ये क्लास आपकी 1.5 घंटे की भी अगर होगी ना, तो भी आपको दुख नहीं होना चाहिए। बट ये 1.5 घंटे की हमने नहीं बनाई। हमने उतना मटेरियल बनाया है जो सारा का सारा मटेरियल है आपके पास, पूरे के पूरे रूल आपको समझ में आ जाएंगे। बट आपको प्रैक्टिस के लिए मॉक की जरूरत पड़ेगी, वो आप ट्राई कर सकते हैं बाद में। रिपील एंड सेविंग क्या है? रिपील एंड सेविंग का मतलब है, देखो बच्चों, अगर इससे पहले कोई सीसीएस कंडक्ट रूल का अगर कहीं पे रूल लिखा हुआ है तो वो रिपील है, वो खत्म माना जाएगा। क्योंकि जब से सीसीएस कंडक्ट रूल आई 1964 में, और 1964 के नवंबर से ये लागू हो जाते हैं आपके, तब से जो पुराने रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो एप्लीकेबल हैं टू द गवर्नमेंट सर्वेंट, तो रिपील्ड माना जाएगा उनको जस्ट बिफोर। अगर इनसे पहले आने से पहले कि कुछ भी अगर कोई रूल था तो वो रिपील माना जाएगा। इसका मतलब कंडक्ट रूल के मामले में यही रूल सबके माँ बाप है। ठीक है, तो रूल 25 तक हम पढ़ा चुके। उम्मीद यही करेंगे जितनी हमने मेहनत की है आप उसको लाइक में जवाब देके जाओगे, कमेंट में जवाब देके जाओगे। ठीक है, बाकी बच्चों डिपेंड आप पर करता है आपने करना क्या है। हमारी तरफ से सिंपल सा मैसेज है, लाइक शेयर एंड कमेंट का, वो आप कर देना। सीसीएस कंडक्ट रूल पहली बार मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इतने सोफिस्टिकेटेड तरीके से इंटीग्रेटेड कोर्स के अंदर हमने आपको करवाया है। एंड इंटीग्रेटेड कोर्स आने वाले टाइम में देखना, सीसीएस कंडक्ट रूल, सीसीएस रूल, सर्विस रेगुलेशंस, एम्स, सीआरई, आईआईटी, एनआईटी, अदर एग्जामिनेशंस में आपके लिए माइलस्टोन बनने वाला है। ठीक है, आपके सुझाव हैं, आपका कोई क्वेरी है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं सिंपली। मेल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आपको टेलीग्राम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंटरेक्ट करना है तो व्हाट्सएप बेस्ट तरीका है, जो हमने बहुत टाइम के बाद में स्टार्ट किया है, और करीब करीब इसको स्टार्ट किए हमें मोर देन 6 मंथ हो चुके हैं। ठीक है, चलो, तो क्लास कैसी लगी बिल्कुल आप लोगों ने बता के जाना है बच्चों। ठीक है, आपके रिप्लाई का हमें वेट रहेगा। बाकी जो आपने क्लास ली है, आपने मेहनत दिखाई है, उसके लिए आप सबका थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।